नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल गार्गी क्लासेज पर। अगर आपको आज की करंट अफेयर्स की क्लास के नोट्स की आवश्यकता हो तो आप इसके पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही आपको इस वीडियो को एंड तक ध्यान से देखना है, जिससे कि आखिरी में पूछे गए क्वेश्चन का आप इजीली जवाब दे सकें। तो शुरू करते हैं हम आज के हमारे टॉपिक्स। सबसे पहला टॉपिक हमारा टीम मास्क फोर्स। ये हाल ही में बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी बीसीसीआई के द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने के महत्व पर टीम मास्क फोर्स नामक एक जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। ये बीसीसीआई के द्वारा प्रारंभ किया गया एक अवेयरनेस प्रोग्राम है, जागरूकता अभियान है, जिसके तहत मास्क पहनने के लिए जागरूक किया जाता है लोगों को। बीसीसीआई ने पहले अभियान के शुभारंभ के बारे में ट्वीट किया और उसके बाद लोगों से आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप डाउनलोड करने का आग्रह भी किया है। इसने सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, मिताली राज जैसे कई प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटरों को फीचर करने वाला एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें लोगों को मास्क के उपयोग करने की सलाह दी गई है। ये कुछ जो प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और मिताली राज, जो महिला खिलाड़ी हैं और हाल ही में जो महिला क्रिकेट टीम है उसकी कप्तान भी रही हैं। तो उन सभी के माध्यम से एक वीडियो के अंदर, उन सभी के माध्यम से वीडियो के द्वारा लोगों को यह संदेश दिया जा रहा है, लोगों को जागरूकता दी जा रही है कि जागरूकता फैलाई जा रही है कि वे मास्क का उपयोग करें। बीसीसीआई ने इससे पहले पीएम केयर्स फंड में 51 करोड़ रुपए का योगदान दिया था और इसके अलावा भारतीय क्रिकेटरों ने भी बहुत ज़्यादा दान करके सरकार की सहायता में हाथ बढ़ाए थे। अब हम बात कर लेते हैं बीसीसीआई के बारे में, यानी कि बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया के बारे में। तो इसकी जो स्थापना है सन 1928 के अंदर की गई थी और वर्तमान में यह आईसीसी मीन्स इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के साथ संबद्धता इसकी है, ये संबद्ध है इसके साथ में। इसका हेडक्वार्टर यानी इसका जो मुख्यालय है वो वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई, महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। इसके वर्तमान अध्यक्ष, बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष सौरव गांगुली हैं, जो कि पूर्व क्रिकेटर, भारतीय क्रिकेटर, दिग्गज बल्लेबाज थे और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं। इसके अलावा इसके वाइस प्रेसिडेंट माहिम वर्मा हैं, सेक्रेटरी यानी सचिव इसके जय शाह हैं। इसके अलावा वर्तमान में पुरुष क्रिकेट टीम के जो कोच हैं वो मिस्टर रवि शास्त्री हैं। ये भी भारतीय टीम के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी रहे हैं, जो दिग्गज बैट्समैन रहे हैं। इसके अलावा वुमेन्स कोच जो हैं वो WV रमन हैं। हाल ही में बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने ऑनलाइन कोचिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया है और ये जो प्रोग्राम है उसने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी साई के साथ मिलकर के 20 अप्रैल 2020 को इसके पहले सत्र की शुरुआत की है। यह कार्यक्रम 3 सप्ताह तक हफ्ते में 5 दिन के लिए चलेगा, यानी हर हफ्ते 5 दिन चलेगा और 3 सप्ताह तक चलेगा। और इस दौरान इसके जो कोर्स है उसे टोटल 39 यानी 39 विषयों के अंतर्गत इसे विभाजित किया गया है। इस ऑनलाइन कोचिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से प्रशिक्षुओं को शीर्ष स्तर के कोचेज से विस्तार से सीखने का मौका मिलेगा। पहले सत्र में कोच पुलेला गोपीचंद के अतिरिक्त अन्य जो 2 विदेशी कोच थे वो भी मौजूद थे। पुलेला गोपीचंद जो कि बैडमिंटन के एक महान खिलाड़ी हैं, भारतीय बैडमिंटन टीम के एक जाने माने खिलाड़ी रहे हैं, पूर्व खिलाड़ी हैं। साथ ही खेल विशेषज्ञों के अनुसार ये बेहतरीन मंच है जिसके जरिए विदेशी कोचों का अनुभव प्रत्येक स्तर पर भारतीय प्रशिक्षकों तक पहुंच सकेगा और उनके कौशल में वृद्धि हो सकेगी। ये कार्यक्रम 8 मई तक चलेगा और बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के इस पहले ऑनलाइन कोचिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम में देश भर से लगभग 800 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया है। हाल ही में 22 अप्रैल 2020 को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया, वर्ल्ड अर्थ डे, जिसकी जो थीम है इस वर्ष की जो थीम है वो जलवायु कार्रवाई या क्लाइमेट एक्शन
थी। ध्यान देने की बात है, क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर, जो जो डेज होते हैं, स्पेशल डेज होते हैं, जो जो दिवस होते हैं मनाए जाते हैं, इनकी थीम्स को आप ध्यान से पढ़ें, इनकी थीम्स को आप याद रखें। इस वर्ष की जो पृथ्वी दिवस की जो थीम है वो जलवायु कार्यवाही या क्लाइमेट एक्शन है। अब हम इसके उद्देश्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका उद्देश्य है पृथ्वी और पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना, लोगों को पर्यावरण और जो पृथ्वी के लिए जागरूक करना, पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूक करना। इस वर्ष अर्थात 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये बड़े गौरव की बात है। और उल्लेखनीय है कि वर्ष 1970 में अमेरिकी सीनेटर गैलॉर्ड नेल्सन ने पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से पृथ्वी दिवस की शुरुआत की थी, जिसके बाद से विश्व में पृथ्वी दिवस मनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। अमेरिकन जो सीनेटर है गैलॉर्ड नेल्सन, उनको पृथ्वी दिवस के जनक के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इन्हीं की जो पहल के बाद में पृथ्वी दिवस मनाना शुरू किया गया था। वर्ष 1970 में पहले पृथ्वी दिवस की शुरुआत के साथ ही यूएसए मीन्स संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर कई महत्वपूर्ण पर्यावरणीय कानून पारित किए गए थे, जिनमें से पहला था 1970 के अंदर जो स्वच्छ वायु अधिनियम, दूसरा था स्वच्छ जल अधिनियम, इसके अलावा लुप्त प्राय प्रजाति अधिनियम। और इन्हीं के साथ ये जो कुछ अधिनियम थे जिनका अमेरिका ने इन्हें पारित किया था अपने सीनेट में। और इसके साथ ही यूएसए ने, अमेरिका ने पर्यावरण संरक्षण एजेंसी, जो अमेरिका की जो पर्यावरण संरक्षण एजेंसी है जिसका नाम एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी या ईपीए भी है, उसका गठन भी इसी दिन किया था। इसके बाद विश्व के अनेक देशों में ऐसे ही पर्यावरण कानून पारित किए गए। गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय महत्व के कारण वर्ष 2016 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए पेरिस समझौता जो हुआ था, पेरिस समझौता, वो भी इस पर हस्ताक्षर के लिए पृथ्वी दिवस यानी 22 अप्रैल 2016 के दिन को चुना गया था। ये भी एक इम्पोर्टेंट डेट है, क्योंकि इस दिन पेरिस समझौता भी हुआ था 22 अप्रैल 2016 को। और ये पेरिस समझौता संयुक्त राष्ट्र ने स्पेशली पृथ्वी दिवस के दिन इस पर हस्ताक्षर करवाए थे। तो जैसा कि हमने अभी देखा कि हाल ही में पृथ्वी दिवस के 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। 1970 में शुरुआत हुई थी और वर्ष 2020 तक इसके 50 संस्करण पूरे हो चुके हैं। अब बात कर लेते हैं हम संयम नाम के एक मोबाइल ऐप की। हाल ही में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक स्मार्ट सिटीज़ मिशन के तहत संयम नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है। ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है, उसके द्वारा विकसित किया गया है। इस ऐप का प्रयोग प्रभावी रूप से होम क्वारंटाइन नागरिकों को ट्रैक करने के लिए किया जाएगा, और यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि वास्तव में वो घर में हैं या नहीं हैं, इस बात के लिए इस ऐप का यूज़ किया जाएगा। इस मोबाइल ऐप में जीपीएस ट्रैकिंग सुविधा होने के कारण जब भी कोई क्वारंटाइन नागरिक अपना घर छोड़ता है तो शहरी प्रशासन को सूचना मिल जाती है और वह सतर्क हो जाता है, जिससे इस ऐप की मदद से शहरी प्रशासन को मॉनिटरिंग सेल से रियल टाइम के आधार पर नागरिकों के आवागमन की निगरानी कर सकता है। और आवागमन को लाल, पीले और हरे, ये आप ध्यान दीजिए, लाल, पीले और हरे रंग के जो रूप में चिन्हित किया जा सकता है। अब इन रंगों का अर्थ क्या है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो लाल रंग का अर्थ है कि व्यक्ति लंबी अवधि के लिए बाहर चला गया है। इसके अलावा पीले रंग का अर्थ है कि व्यक्ति सीमित क्षेत्र में सीमित समय के लिए बाहर गया है। और हरे रंग का अर्थ है कि व्यक्ति घर की सीमा में ही सीमित है, यानी अपने घर पर ही क्वारंटाइन है, रुका हुआ है, कहीं बाहर नहीं गया है। इसके अतिरिक्त पुणे के शहरी प्रशासन ने दैनिक आधार पर होम क्वारंटाइन लोगों की जांच करने के लिए 5 क्षेत्रों के लिए टीमों की नियुक्ति की है। इस प्रकार पुणे शहरी प्रशासन ने होम क्वारंटाइन नागरिकों की निगरानी के लिए प्रौद्योगिकी समाधान के पूरक प्रशासनिक उपाय भी किए हैं। और साथ ही जो संयम जो मोबाइल ऐप है उसका इंटरफेस, जो कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, कुछ इस प्रकार का होता है। ये इंटरफेस है संयम मोबाइल ऐप का। हाल ही में
जो स्विट्ज़रलैंड है वहाँ के मैटरहॉर्न माउंटेन पर बीम लाइट के माध्यम से भारत के सम्मान में तिरंगा रोशन किया गया। ये बीम लाइट्स के माध्यम से तिरंगे की आकृति को जो मैटरहॉर्न जो माउंटेन है, मैटरहॉर्न पर्वत है, उसके ऊपर तिरंगे की आकृति में बीम लाइट डाली गई थी। प्रसिद्ध स्विस लाइट आर्टिस्ट गैरी हॉफस्टेटर ने कोविड-19 महामारी से लड़ने के भारत के अपने एकजुटता व्यक्त करने के लिए इंडियन फ्लैग यानी भारतीय झंडे को, तिरंगे को मैटरहॉर्न माउंटेन पर प्रकाशित किया, उस पर रोशन किया। मैटरहॉर्न माउंटेन 4,478 मीटर की ऊंचाई के साथ आल्प्स पर्वत श्रेणी में स्थित एक प्रसिद्ध पर्वत है। यह आल्प्स के सर्वोच्च शिखरों में से एक है और यह दो यूरोपीय देशों जिनमें स्विट्जरलैंड और इटली, ये दो देश हैं, इनके बीच में यह जो पर्वत है वो फैला हुआ है। इसका जो शिखर है हाल ही में खबरों में देखा गया और लगभग 3 सप्ताह तक विभिन्न देशों के जो झंडे के साथ इस शिखर पर इन झंडों को प्रकाशित किया गया। इसी वजह से वर्तमान में मैटरहॉर्न माउंटेन काफ़ी चर्चित रहा है और अपने जो करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उनके लिए काफ़ी चर्चित और काफ़ी इम्पोर्टेंट मुद्दा है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैटरहॉर्न माउंटेन। ध्यान दीजिए, ये स्विट्ज़रलैंड में स्थित है और स्विट्ज़रलैंड और जो इटली है, इन दोनों के बीच में फैला हुआ है। और यहाँ पर हाल ही में आर्टिस्ट गैरी हॉफस्टेटर ने अपनी जो लाइट बीम के माध्यम से इस पर विभिन्न देशों के जो उनके जो फ्लैग्स हैं उनकी लाइट बीम के माध्यम से उन्हें प्रकाशित किया और हाल ही में भारतीय जो तिरंगा है उसे भी इस पर प्रकाशित किया गया था। अगला टॉपिक है हमारा ई रक्त कोष पोर्टल। कोविड-19 की स्थिति के मद्देनज़र यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर यानी कि केंद्रीय परिवार कल्याण और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 21 अप्रैल 2020 को बताया कि प्रत्येक रक्त समूह के वर्तमान भंडार की रियल टाइम निगरानी के लिए ऑनलाइन पोर्टल ई रक्त कोष का उपयोग किया जा रहा है। ई रक्त कोष एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसका उपयोग किया जा रहा है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का यह बयान है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने ब्लड बैंक्स में ब्लड की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्यों, संघ शासित क्षेत्रों के स्वास्थ्य विभागों को पत्र लिखा है, क्योंकि थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया और हीमोफीलिया जैसे रक्त विकारों से पीड़ित लोगों के लिए नियमित रूप से रक्त आदान काफ़ी अहम है। यानी उनको बार बार जो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न है उनकी आवश्यकता पड़ती है। थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया और हीमोफीलिया जो कि रक्त विकार हैं, ब्लड से संबंधित रोग हैं, तो इन रोगों से पीड़ित व्यक्तियों को बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की आवश्यकता होती है। इसलिए जो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं उन्होंने इस चीज़ की सुनिश्चितता करने के लिए सभी राज्य, संघ शासित क्षेत्रों के स्वास्थ्य विभागों को पत्र लिखा है। कोविड-19 प्रबंधन हेतु सहयोगी दृष्टिकोण के तहत इंडियन रेड क्रॉस ने भी रक्त सेवाओं के लिए दिल्ली में एक 24/7 नियंत्रण कक्ष शुरू किया। ये इसी ई रक्त कोष को जो सहयोग देने के लिए इंडियन रेड क्रॉस के द्वारा की गई एक पहल है। और अब हम इसके बारे में आगे जानकारी प्राप्त करते हैं कि यह इंटीग्रेटेड ब्लड बैंक मैनेजमेंट सिस्टम है जिसे सभी हितधारकों के साथ विकसित किया गया है और यह वेब आधारित तंत्र राज्य के सभी ब्लड बैंक्स को एक नेटवर्क के माध्यम से इंटीग्रेट करता है। यानी नेटवर्क के माध्यम से इन सभी को एकीकृत करता है, इकट्ठा करता है, इन्हें कनेक्ट करता है। यह एप्लीकेशन न केवल मोबाइल पर निकटतम ब्लड बैंक की जानकारी प्रदान करता है बल्कि किसी क्षेत्र विशेष में रक्त समूह की उपलब्धता के बारे में भी बताएगा। यानी कि यह केवल ब्लड बैंक्स के बारे में ही जानकारी नहीं देगा, इसके अलावा उस ब्लड बैंक के अंदर कौन सा ब्लड ग्रुप अभी अवेलेबल है, इस वक्त उपलब्ध है या किसकी कमी है, इन सब के बारे में भी यह जो पोर्टल है वो अपने सूचनाएं शेयर करता है। यह ई रक्त कोष ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, इसके अलावा राष्ट्रीय रक्त नीति यानी नेशनल ब्लड पॉलिसी के मानकों और रक्त के उचित संग्रह और दान तथा प्रभावी प्रबंधन के लिए दान किए गए रक्त की गुणवत्ता और मात्रा की निगरानी के लिए दिशा निर्देशों को लागू करता है। ये ई रक्त कोष का जो पोर्टल है उसका कुछ इंटरफेस के बारे में इसको आप देखिए थोड़ा।
तो ये इसका इंटरफेस है, जिसके अंदर कुछ ऑप्शंस है जैसे कि यूज़ योर लोकेशन टू फाइंड नियरेस्ट ब्लड बैंक्स। ये आपकी लोकेशन के आसपास के जो ब्लड बैंक हैं उनको खोजने में आपकी मदद करेगा। माई डोनेशन, ये आप देख पा रहे हैं माई डोनेशन। ये माई डोनेशन जो है ये ऑप्शन आपको आपके द्वारा दिए गए जो डोनेशंस हैं उनकी डिटेल्स बताता है। इसके अलावा डोनेट ब्लड एट नियरेस्ट कैंप, यानी अगर आप ब्लड डोनेट करना चाहते हैं तो अपने आसपास का जो जो सबसे नज़दीकी जो केंद्र है ब्लड डोनेशन के लिए वहाँ उसकी जानकारी आपको देता है। गेट रियल टाइम ब्लड स्टॉक अवेलेबिलिटी, ये आपको ये बताता है कि इस समय वर्तमान में वास्तविक तौर पर कौन से ब्लड का स्टॉक अवेलेबल है, उपलब्ध है, इसके बारे में जानकारी देगा। इस तरह से इसके विभिन्न फीचर्स हैं जिसके बारे में आप इसकी जो पोर्टल है इस पर आप जा कर के और इसको देख सकते हैं। तो आगे हमारा अगला जो टॉपिक है, हाल ही में राष्ट्रपति जो हैं हमारे देश के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, उनके नए सचिव की नियुक्ति की गई है और ये नियुक्ति 20 अप्रैल 2020 को पूर्व आईएएस ऑफिसर कपिल देव त्रिपाठी के रूप में की गई है। इन्हें भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की जो नियुक्ति समिति है यानी कैबिनेट नियुक्ति समिति, उसने राष्ट्रपति के कार्यकाल के साथ साथ कार्यकाल के लिए उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। इससे पहले कपिल देव त्रिपाठी 1980 बैच के आईएएस ऑफिसर रहे हैं। वे संजय कोठारी का स्थान लेंगे जो कि इससे पहले राष्ट्रपति के सचिव के रूप में कार्य कर रहे थे। संजय कोठारी को फरवरी में मुख्य सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। श्री जो त्रिपाठी है यानी कि जो कपिल देव त्रिपाठी हैं, वो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सचिव के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे। हाल ही में भारतीय अमेरिकी सुदर्शनम बाबू को अमेरिका के शीर्ष विज्ञान बोर्ड में नियुक्ति दी गई है, जो काफ़ी उनके लिए काफ़ी गर्व की बात है और हमारे लिए भी गर्व की बात है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 20 अप्रैल 2020 को भारतीय मूल के सुदर्शनम बाबू को देश के राष्ट्रीय विज्ञान बोर्ड में नियुक्त किया है। 6 वर्ष का उनका कार्यकाल होगा। जो राष्ट्रीय विज्ञान बोर्ड के सदस्य के रूप में उनका 6 वर्ष का कार्यकाल होगा और उन्होंने वर्ष 1988 के अंदर आईआईटी मद्रास से टेक्नोलॉजी पीजी इंडस्ट्रियल मेटलर्जी वेल्डिंग और वर्ष 1986 में कोयम्बटूर के पीएचडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से ई मेटलर्जी कोर्स के अंदर ग्रेजुएशन किया था। सुदर्शनम बाबू इस प्रतिष्ठित बोर्ड में तीसरे भारतीय अमेरिकी होंगे। जो दो अन्य जो अमेरिकी हैं वो एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी से सेंथुरमन पंचनाथन और इसके अलावा द यूनिवर्सिटी ऑफ वर्मोंट से सुरेश वी गरिमेला इस बोर्ड के अंदर शामिल हैं और ये तीसरे भारतीय हैं सुदर्शनम बाबू जो इसके बोर्ड में एक सदस्य के रूप में शामिल हुए नियुक्त हुए हैं। वे वर्तमान में इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च एंड ग्रेजुएट एजुकेशन के लिए ब्रेस्टन सेंटर के निदेशक हैं और साथ ही ORNL गवर्नर के उन्नत विनिर्माण के अध्यक्ष भी हैं। तो इसके साथ हमारे जो करंट अफेयर्स के आज के टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट हैं और अब बारी आती है हमारे आज के क्वेश्चन की। तो आज का हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सीमा सड़क संगठन के द्वारा BRO के द्वारा अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक वैली ब्रिज का निर्माण किया गया है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तो आपको ये बताना है कि ये जो वैली ब्रिज का निर्माण कौन सी नदी के ऊपर किया गया है। आपको अपने जवाब वीडियो के कमेंट बॉक्स में देने हैं। थैंक यू।